क्या इजराइल और हमास के इस क्रूशियल पीरियड में या क्रिटिकल पीरियड में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए? हमें स्टॉक मार्केट में अपना नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या निफ्टी यहाँ से और बढ़ेगी या हो सकता है इस वॉर की वजह से निफ्टी में मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन मिल जाए? ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूँ। मैं सारी चीजों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस वॉर से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से ऐसे खास शेयर हैं जो हमें लेने चाहिए और कौन से ऐसे खास शेयर हैं जो इस मार्केट में वॉर की वजह से टूट भी सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तो क्योंकि इस वीडियो में आपके काफी सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। सो वेलकम टू आपका इन्वेस्टमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, इजराइल और हमास वॉर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इजराइल और हमास वॉर की। इजराइल और हमास का ये वॉर पहले से और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गया और क्रिटिकल होने की वजह से मार्केट में भी अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी कभी ऊपर कभी नीचे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ेगा। क्या यहाँ से और करेक्शन आएगा, क्या यहाँ से मार्केट रिबाउंड करेगा? ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैसा लगता है। जी हाँ, मार्केट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसमें एक ही इंग्रेडिएंट है, पैसा लगाओ। और पैसा अगर आप गलत टाइम पे लगाते हैं तो आपका पैसा वेस्ट भी हो सकता है। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो आज हम बात करेंगे कि इजराइल हमास के वॉर से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कब तक इम्पैक्ट पड़ सकता है और कैसे पड़ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये करते हैं कि सर, इजराइल और हमास के वॉर से क्या सच में इंडियन मार्केट को फर्क पड़ना चाहिए? ऐसे कौन से शेयर हैं जो उसकी वजह से बढ़ेंगे और ऐसे कौन से शेयर हैं जो इसकी वजह से टूटेंगे? आज हम ये सारी चीजों को वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहली बात, इजराइल और हमास का वॉर क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है और ये कब तक चलेगा? तो देखिए, ये होने का सबसे मेन कारण है गाजा स्ट्राइक। गाजा स्ट्राइक एक ऐसी जगह है जो कहने में इजराइल के कंट्रोल में है, लेकिन उसे हमास कंट्रोल करता है, या मिडिल ईस्ट की कंट्री कतार कवर करती है। कतार एक बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही डिप्लोमेटिक कंट्री है जो यूएन के सामने दिखाती है कि हम टेररिज्म को कभी भी सहारा नहीं देते, लेकिन वो टेररिज्म को सबसे ज्यादा फंडिंग देते हैं। गाजा स्ट्राइक को सबसे ज्यादा फंडिंग सिर्फ कतार से आती है, और वो इसीलिए आती है क्योंकि वो ऐसे टाइम पे डिप्लोमेटिक रोल्स प्ले करते हैं। वो डिप्लोमेटिक रोल प्ले करते हैं, वहां पर होस्टेजेस को छुड़वाने के लिए यूएस से नेगोशिएट करते हैं और बहुत ही बड़े नेगोशिएटर का रोल प्ले करते हैं। ये सारी चीज़ों से उन्हें एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि यूएन में यानी यूनाइटेड नेशंस में उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दी जाती है। उन्हें कहा जाता है जब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा तो कौन हेल्प करेगा? कतार करेगा। कतार एक नेगोशिएटर के रूप में इन दोनों कंट्रीज के बीच में खड़ा होता है और दोनों से फायदा उठाता है। ये फायदे के चक्कर में काफ़ी लोगों की जाने जा रही है, हमास में काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है और साथ ही साथ इजराइल में भी अटैक हो रहे हैं। लेकिन इजराइल अपने आप में एक बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट और बहुत ही पावरफुल कंट्री है, जहाँ का हर सिटीजन एक ट्रेंड आर्मर है। जी हाँ, वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो उन्हें प्रॉपरली आर्मी ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ भी वॉर सिचुएशन खड़ी हो तो उन्हें और आर्मी की ज़रूरत नहीं, उनकी पूरी पॉपुलेशन अपने आप में आर्मी है। और यही कारण है कि इजराइल अभी डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है और उसने हमास और गाजा स्ट्रिप दोनों को हिला के रख दिया है। लेकिन अब इस वॉर में बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई है। इजराइल की साइड में यूएस और काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, और वहीं हमास की साइड में चाइना और दूसरी बहुत बड़ी कंट्रीज हैं। पूरा मिडिल ईस्ट हमास के लिए खड़ा हो रहा है, वहीं इजराइल के लिए यूएस, इंडिया जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं। अब ये सारी सिचुएशन वर्ल्ड वॉर की साइड भी कन्वर्ट हो सकती है, इसीलिए मार्केट्स इन न्यूज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। मार्केट इन न्यूज़ की वजह से बहुत इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स दिखाता है। काफ़ी सारे शेयर्स लगातार टूटते हैं और वहीं काफ़ी सारे शेयर्स बढ़ते भी हैं। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो इस वॉर की वजह से लगातार टूटते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों कंट्रीज में माल सप्लाई करने का। अब जब तक वहाँ पे वॉर चलेगा उनकी सप्लाई रुक जाएगी और इसी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा। और वहीं ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो वेपन्स बनाती है, उन्हें ऐसे टाइम पे बहुत फ़ायदा होता है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यूएस कंपनीज को होता है, क्योंकि वेपन इंडस्ट्री में वर्ल्ड में यूएस कंपनी से ज़्यादा कोई भी पावरफुल नहीं है। लेकिन इंडिया भी कमज़ोर नहीं है। HAL और ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं
जो अभी इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में वेपन सप्लायर में सबसे बड़े बन रहे हैं। HAL एक इतनी बड़ी कंपनी हो गई है जो इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे वेपन्स यानी हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स, टैंक्स, ये सारे बड़े बड़े वेपन्स क्रिएट कर रही है और वो बड़े लेवल पे इन्हें एक्सपोर्ट भी करती है। तो जब भी वॉर सिचुएशन होती है तो HAL के अंदर आप कभी भी जाकर पास्ट हिस्ट्री में देखिएगा कि HAL के शेयर में हमें अच्छा खासा राइज मिला है। रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी मिला था और इजराइल हमास के टाइम पे भी मिला था। ऐसे ही इंडिया में और भी ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो ऐसे टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। उनमें सबसे अच्छा सेक्टर होता है FMCG, यानी FMCG में हिंद यूनिलीवर हुआ, ITC हुआ, ये अच्छा खासा सप्लाई करते हैं फूड का और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये कंपनीज भी डेफिनेटली अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। और वहीं ऐसे ही टाइम पे फार्मा कंपनीज को भी बहुत अच्छा फ्रूटफुल यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, बिकॉज ऐसी सिचुएशंस में फार्मा कंपनीज की डिमांड भी बढ़ती है, मेडिसिन की डिमांड भी बढ़ती है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड भी बढ़ती है। तो ये कुछ खास सेक्टर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। सबसे इम्पोर्टेंट था वेपन इंडस्ट्री। वेपन इंडस्ट्री में HAL जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसके शेयर्स में ऐसे टाइम पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है। वहीं फार्मा सेक्टर और FMCG सेक्टर ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी क्रिटिकल या क्राइसिस की सिचुएशंस होती है। तो ये कुछ खास चीजें मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। आप जरूर देखिएगा कि इन शेयर्स पे इस वॉर सिचुएशन में कब तक इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी लोग पूछते हैं, ये वॉर कब तक चलेगा। तो देखिए, ये वॉर कब तक चलेगा ये तो किसी के हाथ की बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए ये वॉर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप ऐसे कुछ खास शेयर जो ऐसे वॉर सिचुएशंस में ग्रो करते हैं उसमें राइट टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रशिया और यूक्रेन का वॉर कहने में ख़त्म हो गया लेकिन आज भी चल रहा है, उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया लेकिन वॉर ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन ऐसे टाइम पे काफ़ी लोगों ने HAL में बहुत पैसा कमाया था। तो हो सकता है ये आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिस्टिक टाइम हो, तो आप भी ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और आपको लगता है कि इनसे रिलेटेड और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और आप चाहें तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये मार्केट कब तक वॉलेटाइल रहेंगे। तो मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, मार्केट अगले 6 महीने तक ऐसे ही वॉलेटाइल रोल प्ले करेंगे। क्यों? बिकॉज वॉर तो खत्म हो जाएगा लेकिन इंडिया में इलेक्शंस खत्म नहीं होंगे। अभी स्टेट इलेक्शंस शुरू होने वाले हैं राजस्थान और MP के। उनके खत्म होते ही बजट का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो फिनिश नहीं होगा तब तक इंडिया के नेशनल इलेक्शन जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मार्केट में 2024 के, तो अगले जून मंथ तक तो आप ये सोच के ही रखिए कि मार्केट तो वॉलेटाइल ही रहने वाले हैं। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आपको स्टॉप लॉस के बिना तो काम करना ही नहीं चाहिए और ऐसे टाइम पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपके कैपिटल का बहुत छोटा हिस्सा ही आप पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये टाइम बहुत क्रूशियल होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े स्विंग्स दिखाते हैं, मार्केट कभी बहुत बढ़ता है कभी बहुत टूटता है। जैसा भी आप देख सकते हैं 20,200 वाली निफ्टी 18,800 आ गई, 18,800 वाली निफ्टी फिर से 19,400 आ गई, ऊपर नीचे। ऐसे टाइम पे आप चाहे कितना भी पैसा लगाएं, लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी में काम करेंगे तो आपके बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। तो ऐसे टाइम पे जो आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए वो स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपको खास तौर से अपनी क्वांटिटी को कम करना है और स्टॉप लॉसेस को बड़ा करना है, ताकि बड़े स्विंग लोज बने या स्विंग हाइज बने, आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ना हो और आप इतनी बड़े मूवमेंट को या इतनी बड़ी वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट कर पाएँ। हम लोग क्या करते हैं, वही एक जैसी स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करते हैं। एक जैसी स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मार्केट में एक ही चीज कांस्टेंट नहीं है, वो है मार्केट। मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहता, तो आपकी स्ट्रैटेजी एक जैसा कैसे काम करेगी? ये बात आपको कैसी लगी? आपका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिख
लिख के बताइएगा, क्योंकि आपके साथ भी यही होता है ना। आप रोज़ जिस चीज़ में पैसा कमाते हैं, अचानक से 2-3 दिन ऐसे आते हैं और उसी स्ट्रैटेजी में आपके बहुत बड़े पैसे लग जाते हैं। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर नई स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं, नई स्ट्रैटेजी में 20 दिन पैसा कमाते हैं, फिर से 2 दिन ऐसे आते हैं, आपको उस स्ट्रैटेजी पे भी भरोसा नहीं होता। एक स्ट्रैटेजी कभी भी मार्केट में लाइफ टाइम कमा के नहीं दे सकती। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे पास ऐसी 150 से 200 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मार्केट कंडीशंस के साथ काम करती हैं। अगर आप भी चाहें कि ऐसी स्ट्रैटेजीज़ मुझसे सीखें, तो मैं इंट्राडे की, पोजिशनल की, स्विंग ट्रेडिंग की, ऑप्शंस की बहुत अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि सर हमें भी स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो डेफिनेटली हम आपको भी एक-एक करके अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोज़ बना के शेयर करेंगे। आप उन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कीजिएगा और बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर अच्छा लगा हो तो आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही मोटिवेट करेंगे, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बना सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।